ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स की ओज़ार्क इस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 सीज़न है। पहला सीज़न 2017 जुलाई में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद में जो दूसरा सीज़न है वो 2018 अगस्त में रिलीज़ हुआ था। और जो तीसरा सीज़न है वो 2020 मार्च में रिलीज़ हुआ था। इन तीनों ही सीज़न में एक एक घंटे के 10-10 एपिसोड्स है, यानी कुल मिलाकर 30 एपिसोड्स है। और चौथा सीज़न जो फाइनल सीज़न होने वाला है उसकी डेट अभी उन्होंने रिवील नहीं की है, पर जल्दी वो भी रिलीज़ होगा। और उसमें कुल मिलाकर 14 एपिसोड्स होने वाले हैं और 2 पार्ट में ये फाइनल सीज़न रिलीज़ होगा, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले वर्ष कुछ मित्रों ने कमेंट किया था मुझे इस सीरीज़ को देखने के लिए कि भाई मैं इसका रिव्यू करूं, और कुछ मित्रों ने ये कहा था कि भाई ये ब्रेकिंग बैड जैसी है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट्स किए थे कि अगर तुम्हें ब्रेकिंग बैड इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो ओज़ार्क तुम्हें उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। यार, मैं तो बहुत उत्सुक हो गया देखने के लिए कि ऐसा क्या है इस सीरीज़ में, ब्रेकिंग बैड जैसा एक्सपीरियंस या उससे बढ़िया एक्सपीरियंस। मैं सच कहता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर अभी, जिन्होंने भी ऐसा कहा था कि प्लीज़ ऐसा मजाक दोबारा मत करना, बहुत बहुत ख़राब मजाक था ये, बाप रे। और जब मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़े थे पिछले वर्ष, तो उसके बाद मैंने इसे देखना शुरू किया था। इसका पहला सीज़न मैंने पिछले वर्ष देखा था, करीब शायद हो गए होंगे 8 या 9 महीने हो गए होंगे। मैंने देखना शुरू किया और पहले सीज़न, मतलब मैं ख़राब नहीं कहूँगा इसे, पर पहला सीज़न मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था। जैसे तैसे करके मैंने 10 एपिसोड्स कंप्लीट ज़रूर किए थे, पर उसके बाद देखा यार और 2 सीज़न हैं, उनमें भी एक एक घंटे के 10 एपिसोड्स है, यानी 20 घंटे और देने पड़ेंगे या उससे भी ज़्यादा। कुछ एपिसोड्स तो 1 घंटे से भी बड़े 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 हैं। और भाई ये कोई आसान नहीं होता एक साथ में बैठ कर, लगता तो है केवल 20 घंटे हैं, पर कोई एक साथ में बैठ कर इतना देखता तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो सोचा नहीं यार, इतना समय तो मैं इसे नहीं दे पाऊँगा। और भी कई सारी फिल्में, वेब सीरीज़ बीच बीच में रिलीज़ हो रही थी, तो वो भी मैं देख नहीं पा रहा था। पर अभी जाकर, अभी पिछले हफ्ते थोड़ा सा समय मिला तो सोचा चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं। 2 सीज़न बाकी है, तो अभी जाकर पिछले हफ्ते मैंने इसके आखिरी के जो 2 सीजन्स हैं उनको कंप्लीट किया। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी सीरीज जो डेस्परेटली ब्रेकिंग बैड बनना चाहती है, ये इसका एक लाइन में रिव्यू में कहूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं इसे बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग या बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, निराश करती है, ऐसी तो नहीं है। इन्होंने जो अपना एक पूरा अलग से यूनिवर्स खड़ा किया है, जो इनके कैरेक्टर्स है, हाँ, उनको लेकर ये सीरीज सीरियस है और काफ़ी सीरियसली उन्होंने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया है। भले ही कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है, इलॉजिकल है, पर फिर भी चलो, जो कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने जिस प्रकार से उनको डेवलप किया है उनको लेकर वो सीरियस है। और उस टोन को उन्होंने कंटिन्यू रखा है लगभग पूरी सीरीज़ में। हालांकि तीसरे सीज़न में जाकर थोड़ा सा शुरुआत में वो टोन बदलता है इन 2 कैरेक्टर्स का, मुख्यतः मार्टी और वेंडी का। पर फिर भी 3 एपिसोड्स के बाद में, तीसरे सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, 3 एपिसोड्स के बाद में फिर से सीरीज पटरी पर आ जाती है। अब पहले सीज़न से हम चर्चा करते हैं। जब मैंने पहला सीज़न देखना शुरू किया तो एक तो शुरुआत में ही मुझे डिसअपॉइंट कर दिया था। मुझे उतना, क्या कहते हैं, कन्विंसिंग नहीं लगा जो शुरुआत थी सीज़न 1 की। पर फिर भी उसके बाद जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है, लगता है कि हाँ यार, कुछ तो, चलो एक फिर से गाड़ी पटरी पर आ गई है। और एंडिंग तक फिर ये गाड़ी पटरी पर तो रहती है, पर लड़खड़ाते हुए चलती है। अब जब सीज़न 1 आगे बढ़ता है तो सोच रहा था कि किसी न किसी कंक्लूजन तक ये पहला सीज़न पहुंचेगा, पर जैसे ही ये सीरीज़ किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचने लगती है, वैसे ही फिर से एक अगले सीज़न की तैयारी के लिए ज़बरदस्ती के प्रॉब्लम्स इनमें डाल दिए जाते हैं। अगले सीज़न की तैयारी के लिए फिर सीज़न 2 शुरू हुआ, तो उसमें बस उनको एक कसिनो खोलना है, उसको लेकर ही पूरा का पूरा सीज़न 2 था। और ज़बरदस्ती के प्रॉब्लम्स वो डाले जा रहे थे, बस उनको सीज़न 2 खींचना था, पूरा करना था। इसलिए चलो ये सब कुछ भी हो गया उनका सीज़न 2 में, पर उसके बाद उसका जो एंडिंग था, कोई मतलब था उस चीज़ का? मतलब वो वहाँ से भागने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे, पहले सीज़न से ही वो इससे छुटकारा चाह रहे थे। पर सेकंड सीज़न के एंडिंग में जाकर हम देखते हैं कि नहीं भाई, उनको तो भागना ही नहीं है, उन्हें तो वहीं पर रहना है, मिजोरी में। चलो वो भी हम हज़म कर लेते हैं। वैसे मुझे सेकंड सीज़न बिल्कुल भी उसका एंडिंग हज़म नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि चलो यार, यहाँ पर तो आकर कम से कम किसी तो कंक्लूजन तक ये पहुँचेगी,
पर नहीं, उसके बाद थर्ड सीजन शुरू होता है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत के 2-3 जो एपिसोड्स है वहाँ पर जो मार्टी और वेंडी, इनका जो एक टोन थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब पहले दोनों सीजन्स में वो एक डर डर कर रह रहे थे, बहुत टेंशन था, प्रेशर था उनके ऊपर, पर थर्ड सीजन में आकर जो वेंडी है वो तो ज़बरदस्ती ही आग में कूदने की कोशिश करती है। उसके अलावा जो मार्टी है वो एक FBI एजेंट के पीछे पड़ा हुआ है, वेंडी वो नवारो कार्टर को खुश करने के पीछे पड़ी हुई है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ही इलॉजिकल थी, वो उन पर हम बिलीव ही नहीं कर पाते। पर चलो, कोई इलॉजिकल बात भी अगर डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते हैं तो उनको कन्विंस तो करो यार, कम से कम हमें। पर डायरेक्टर कन्विंस ही नहीं कर पाए हैं कि भाई मार्टी क्यों उस FBI एजेंट के पीछे पड़ा है, या चलो उसको पीछे भी पड़ा है तो कुछ तो करो। शुरुआत में तो वो बहुत कहता है कि भाई मैं नवारो कार्टेल जब उसे किडनैप करता है तो वो यही कहकर छूटता है कि भाई उस FBI एजेंट को मैं अपनी तरफ कर सकता हूँ। पर बाद में पूरे सीजन में तीसरे वैसे कोई कोशिश ही नहीं करता FBI एजेंट को अपनी तरफ करने की। शुरुआत में उसे पता चल जाता है कि भाई ये FBI एजेंट हमारी तरफ नहीं आ सकती। जो वेंडी है और जो वकील है, लॉयर है, वे दोनों उसको समझाते हैं कि भाई उसका पास्ट ऐसा रहा है, वो अपने मोरल से, अपने एथिक्स से समझौता नहीं करेगी, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। पर वो बड़ा ही ताव में मार्टी कहता है नहीं नहीं मैं उसको अपनी तरफ कर लूँगा। पर बाद में देखते हैं तो वो ऐसी कोई कोशिश भी खास करता नहीं है। और दूसरी तरफ वेंडी जो कर रही होती है, यानी वो नवारो कार्टेल को खुश करने की कोशिश कर रही है अपने परिवार को सेव करने के लिए, ये बात भी हमारे गले के नीचे उतरती नहीं है। पर फिर भी चलो, तीसरे एपिसोड के बाद में, तीसरे सीजन के तीसरे एपिसोड के बाद में फिर से गाड़ी पटरी पर आ जाती है, फिर से थोड़ा सा सीरीज में हमारा इंटरेस्ट बनने लगता है। पर जैसे ही हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, 7वें-8वें एपिसोड के बाद में, 7वें एपिसोड के बाद में फिर से सीरीज पूरा अपना ट्रैक ही चेंज कर देती है। ये जो कुछ भी शुरुआत में चल रहा था उसको छोड़कर वो वेंडी के भाई का ही एक पूरा अलग से शुरू हो जाता है। और सीजन 3 खत्म होते होते हमें पता चलता है कि ना, यहाँ पर भी ये सीरीज किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है। और सीजन 3 की सबसे परेशान कर देने वाली, सबसे इलॉजिकल बात क्या थी पता है? वो है मैक्सिकन नवारो ड्रग कार्टेल का जो लीडर उन्होंने दिखाया है वो। पहले 2 सीजन में उसको लेकर एक बहुत हाइप उन्होंने क्रिएट की है कि भाई बहुत, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयानक कोई चीज़ होगी यार ये तो, जितना ये डर रहे हैं उससे। और तीसरे सीजन में आकर जब उसे हम देखते हैं तो लगता है ये क्या था, ये कोई मजाक चल रहा है। मतलब ऐसे लग रहा था चलो कोई लकड़बग्गे जैसा कोई ऐसा साइको कैरेक्टर होगा, पर वो तो यार चूहे जैसा निकलता है, कोई भी उसको उल्लू बना के चला जा रहा है। और वो क्या वेंडी को रात को फ़ोन क्या कर रहा है, क्या बातें कर रहा है। मतलब मैं सच कहता हूँ, मुझे तो उस कैरेक्टर पर हंसी आ रही थी। इसके अलावा जब वो मार्टी को किडनैप करता है वो पार्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्ती का लग रहा था, नेचुरल नहीं लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा दर्शकों को, ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाना चाह रहे थे, पर वो हम फील करते ही नहीं है कहीं पर। अब अगर हम संक्षेप में इस सीरीज़ की थीम की, थियरी की, फिलोसॉफी की अगर हम चर्चा करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीरीज़ कहने की कोशिश करती है वो ये है कि कोई अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार को साथ में रखने के लिए किस हद तक अपने मोरल्स, नैतिकता और एथिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, किस हद तक वो अपनी नैतिकता के साथ में समझौता कर सकता है। ये कुल मिलाकर इसके द्वारा ये सीरीज़ कहने की कोशिश करती है। जैसे कि सेकंड सीजन में जो एक पादरी था मैसन, उसको वो मारता है, मार्टी मारता है। इसके अलावा थर्ड सीजन में वेंडी अपने ही भाई को मारने का निर्णय लेना पड़ता है उसे वो निर्णय। तो ऐसे ऐसे तो कई सारे, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जो 2 बातें हैं वो बताई। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारी वो गलतियां करते जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मोरली सही नहीं है, नैतिक रूप से सही नहीं है, एथिक्स के हिसाब से सही नहीं है, पर फिर भी वो ऐसी बहुत सारी बातें मार्टी और वेंडी इस पूरी सीरीज में करते हैं अपने परिवार को साथ में रखने के लिए। पर जब कोई व्यक्ति इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाकर अपने मोरल्स के साथ में, अपनी नैतिकता के साथ में समझौता करता है, उन्हें वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर होने वाले जो बदलाव है, जो गिल्ट है, पश्चाताप है, वो यहाँ पर हमें मार्टी और वेंडी में दिखाई नहीं देता। वे शुरुआत से ही बहुत ही एक्सट्रीम ऐसे कुछ गलत निर्णय लेते हैं, पर उन गलत निर्णयों के कारण जो पश्चाताप में जलना है, या फिर जो एक गिल्ट का प्रेशर होता है, या चलो वो प्रेशर उन्हें वो अपने ऊपर रखना भी नहीं चाहते, पर फिर भी उसके कारण स्वभाव में होने वाला जो बदलाव है, वो बदलाव हमें इन कैरेक्टर्स में कहीं पर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स। चलो ब्रेकिंग बैड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखिए, जेसी तो बाद में पूरा अपने पश्चाताप की आग में ही जलता रहता है। वॉल्टर व्हाइट की भी अगर हम बात करें तो देखिए, वो भी मजबूरी में कुछ गलत निर्णय लेता है, पर उसने अपनी एक लाइन खींच कर रखी कि भाई मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा।
और जो कुछ वो थोड़े बहुत गलत निर्णय लेता भी है तो उसके कारण उसके अंदर जो एक स्वभाव में उसके एक बदलाव आते जाता है, वो चेंज हम स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से उन्होंने उस कैरेक्टर को डेवलप किया है, पर वैसा कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर हमें ओजाक के कैरेक्टर्स में दिखाई नहीं देता। मार्टी और वेंडी में वो बदलाव हमें दिखाई नहीं देता। बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं और दूसरे ही सीन में जो वेंडी है वो विचित्र सा मुंह बनाकर हंसती है पूरे सीरीज़ में, और उसकी वो हंसी सच में उसने मुझे बहुत परेशान किया। ऐसे पता नहीं, वो विचित्र से ही हंसी थी। मुझे इस ओजाक के कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो सभी के परफॉर्मेंस मुझे पसंद आए। केवल वेंडी का जो लिनी क्या नाम है उसका, लॉरा लिनी कैरेक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम है जिसने वेंडी का कैरेक्टर प्ले किया है, लॉरा लिनी ही उसका परफॉर्मेंस मैं सच कहता हूँ मुझे पसंद नहीं आया। बाकी सभी के परफॉर्मेंस बढ़िया थे, पर वो उसका जो हंसना है वेंडी का, पता नहीं, जैसे कुछ पेट साफ नहीं हुआ हो उसके बाद में ऐसे कोई हंसता है ना, वैसी उसकी हंसी थी। बाकी सभी के परफॉर्मेंस बढ़िया थे, पर हाँ 2 कैरेक्टर्स मुझे इस सीरीज़ के पसंद आए। वो एक है रुथ लैंगमोर और दूसरा है जोना। उसके अंदर जो अपने माता पिता उसके सामने जो भी करते जाते हैं, उस कारण से जोना के अंदर जो बदलाव आते जाता है ना, वो एक पार्ट मुझे इस सीरीज़ का थोड़ा सा लॉजिकल लगा। यहाँ एक माता पिता, एक मतलब वही एक है जोना जो है अपने बुद्धि का कुछ सही तरीके से यूज़ कर रहा है, या उसके अंदर होने वाला जो बदलाव है उस पर हम विश्वास कर पाते हैं। दूसरी तरफ रुथ लैंगमोर, वो परफॉर्मेंस भी मुझे पसंद आया और कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया। परफॉर्मेंस वैसे टॉम पेल्फ्रे का भी बढ़िया था जिसने वेंडी के भाई बेन का कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस था। पर मुझे पर्सनली वो कैरेक्टर उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, उतना पसंद नहीं आया। मतलब वो बहुत रोता है, बहुत डायरेक्टर ने हमें इमोशनल करने की कोशिश की है, पर फिर भी ना हम वहाँ पर उतना कनेक्ट नहीं हो पाते उस कैरेक्टर के साथ में, या उतना हम भावुक नहीं हो पाते। कुल मिलाकर ओजाक को मैं बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग तो नहीं कहूँगा, पर मैंने इसे बहुत एंजॉय किया ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। और मैं इसका 4था सीज़न देखना चाहूँगा, क्योंकि भाई इतना समय मैंने दिया है, लगभग 1-1 घंटे के 30 एपिसोड्स मैंने देखे हैं। तो इन कैरेक्टर्स के जीवन में आगे क्या होगा, या किस कंक्लूजन तक जाकर जो आखिरी सीज़न होने वाला है, तो कहाँ आखिर इनके जीवन को ये सीरीज़ लेकर जाना चाहती है, या डायरेक्टर राइटर कहाँ इन कैरेक्टर्स को लेकर जाना चाहते हैं, ये तो अब देखना पड़ेगा। बहुत समय ऑलरेडी मैं इसे दे चुका हूँ। और देखिए मैं फिर से एक बात कहूँगा कि जब हम इसे देखना शुरू करते हैं ना, तो बिल्कुल ही ये सीरीज़ हमें परेशान तो नहीं करती है। हाँ, हम देखते जाते हैं, पर कुछ बहुत ही एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, या कुछ बहुत थ्रिल, या कुछ बहुत शॉकिंग सरप्राइजिंग ऐसा हमें इसमें देखने को मिलता है, ऐसा बिल्कुल ही भी आप इससे एक्सपेक्ट मत करना। और रही बात इस सीरीज़ की थियरी की या फिर फिलोसॉफी की, तो उसको तो आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंड या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सीरीज़ टिकती ही नहीं है। शुरुआत में तो हमें लगता है कि भाई अपने परिवार को साथ में रखने के लिए मार्टी और वेंडी इतने सारे गलत निर्णय लेते जा रहे हैं, पर तीसरे सीजन में आकर देख लीजिए, जब मार्टी को नवारो कार्टर किडनैप कर लेता है, तो वेंडी इधर उनको ये दिखाने की, ये साबित करने का प्रयास करती है कि भाई मार्टी के बगैर भी हम हमारे बिजनेस को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे मार्टी के बगैर भी हम मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, ये वो उसको दिखाते हैं। मतलब भाई अगर परिवार को साथ में रखना है, तो भाई तुम्हारे परिवार का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मार्टी किडनैप हो गया है, तो तुम कार्टेल से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, या उसके विरोध में जा रहे हो, या उस कार्टेल को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम कुछ कर रहे हो, ऐसा तो तुम करते नहीं हो। उल्टा कार्टेल को तुम ये विश्वास दिला रहे हो कि भाई हम मार्टी के बगैर भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में ये दिखाया गया है कि परिवार को साथ में रखने के लिए कर रहे हैं, पर इनके लिए परिवार भी कोई मायने नहीं रखता। मतलब मोरल्स एथिक्स ये तो मायने रखते ही नहीं है, पर जिस परिवार के नाम पर ये मोरल और एथिक्स के साथ समझौता कर रहे थे, उसके लिए भी इनके मन में कोई मतलब उसके प्रति भी वे ईमानदार नहीं है, अपने परिवार के प्रति भी, ऐसा हमें तीसरे सीजन में आकर लगता है। कुल मिलाकर अगर आपने अभी तक ओजाक को देखना शुरू नहीं किया है तो ना ही करिए तो अच्छा है। बाकी अगर आपने इसको देखना शुरू कर लिया है, अपना कुछ समय दिया है, तो अब देख लीजिए पूरी सीरीज। थोड़ा बहुत समय दिया है तो और थोड़ा समय दे दीजिए। मैं ओजाक को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। सीरीज़ में न्यूडिटी भी है, वायलेंस भी है, और पूरी की पूरी सीरीज़ ही ड्रग्स के ऊपर आधारित है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।